नमस्कार। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक छोटा सा जुगाड़ करके आप इसी ईपीएस 95 से ही ज़्यादा पेंशन कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में एक जुगाड़ बताऊंगा, साथ ही साथ आपको ईपीएस 95 का जब आप पेंशन के लिए फॉर्म भरते हैं, फॉर्म 10D, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाता है डेफर्ड ऑप्शन, डेफर्ड पेंशन। यदि आप लोगों ने कभी फॉर्म भरा होगा किसी दोस्त का या खुद का या किसी रिश्तेदार का, तो आपको वहाँ पे डेफर्ड ऑप्शन दिखाई दिया होगा, तो आप उसको नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ गए होंगे, या कई बार बहुत सारे लोग यस भी सिलेक्ट किए होंगे। यदि आपको डेफर्ड पेंशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो भी मैं आप इसको इस वीडियो में आपको डेफर्ड पेंशन के बारे में भी विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में दो चीज़ बताने वाला हूँ। एक तो आपको जुगाड़ बना के, कैसे जुगाड़ लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन प्राप्त करें, और दूसरा कि डेफर्ड पेंशन क्या होता है और डेफर्ड पेंशन लेने से आपको क्या लाभ है, और नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को अगर आप केयरफुली देखते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलने वाला है। तो कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखें, पूरा वॉच करें, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक इस वीडियो में दें कि आपको इस वीडियो में क्या सुधार की जरूरत है और क्या जानकारी और चाहिए। और आपको विशेष जानकारी चाहिए तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट अवश्य करें। मैं आपको इस वीडियो में जितना ज़्यादा हो सकता है मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर कुछ रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पर बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। लोग आते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। आप भी अपने लैपटॉप में, आपका लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसमें कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे और ब्राउजर में जाकर टाइप करेंगे ईपीएफओ इंडिया। इसमें आपका एक वेबसाइट खुल के आएगा जो ईपीएफओ का एक रजिस्टर्ड, एक वैलिड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है ईडीएलआई पेंशन कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे, और ओपन करके यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक पेंशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पेंशन कैलकुलेटर। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, सिर्फ चेक करने के लिए। किसी भी आपका रिलेटिव का, किसी आपके फ्रेंड का, आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ टाइप करके दिखा देता हूँ। 1/2/1965, 1965। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 58 वर्ष का जो उम्र हो रहा है वो 31/1/2023 को पूरा हो रहा है, और 50 वर्ष का उम्र इनका 31/1/2015 को पूरा हो रहा है। मैं यह इसलिए दिखा रहा हूं, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप ईपीएस द्वारा पेंशन 50 वर्ष की उम्र से ही ले सकते हैं, लेकिन 50 वर्ष की उम्र से जब लेंगे तो आपको घटे दर पे पेंशन प्राप्त होता है। और 58 वर्ष की उम्र पर लेंगे तो जो एवरेज, जो ईपीएस का रूल है, उस रूल के हिसाब से आपको जो जनरल पेंशन प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे अपनी सेवा ऐड कर देंगे, सर्विस ऐड कर देंगे। सेवा ऐड करने के लिए इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे टाइप करेंगे डेट ऑफ ज्वाइन, जिस डेट में आपने कंपनी में ज्वाइन किया था और जिस डेट से आपका पीएफ चालू हुआ है वो डेट आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, 1/1/2008। ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेट ऑफ एग्जिट। जैसे कि डेट ऑफ एग्जिट आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 58 वर्ष का उम्र आपका 31/1/2023 को पूरा हो रहा है। तो आप मान के चलिए कि आप 58 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो रहे हैं, और आप 58 वर्ष की उम्र में पेंशन अपना चालू करने वाले हैं। तो मैं वही डेट टाइप करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 31/1/2023, और एनसीपी डेज कुछ है तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं समझाने के लिए आपको 10 दिन एनसीपी डेज डाल देता हूँ। 2014 से 31/8/2014 से पहले 10 दिन, और 31/8/2014 के बाद 5 दिन। मैं एनसीपी डेज डाल दिया हूँ। एनसीपी डेज अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या है,
तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना कर रखा हूँ अपने चैनल पे, आप उसके बारे में देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में एनसीपी डेज के बारे में बताने लगूंगा तो एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि एनसीपी डेज खुद ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एनसीपी डेज के बारे में शॉर्टकट समझ लीजिए कि आप जब कभी भी कंपनी में आप काम करते हैं और किसी पीरियड में आप अब्सेंट रहते हैं, तो उस पीरियड का यदि आपका कंपनी पैसा आपके पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, तो उस पीरियड को पीएफ और पीएफ रिकॉर्ड में एनसीपी डेज के रूप में कंपनी को दिखाना पड़ता है, और वो डेज जो है आपका जब पेंशन का कैलकुलेशन होता है उसमें उस उतना एब्सेंट डेज कैलकुलेट नहीं किया जाता है, इसलिए वो एनसीपी डेज अपडेट करना पड़ता है। इसके बारे में मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बना रखा है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंशन शुरू होने की तारीख हम कोई भी चूज कर सकते हैं, जिस डेट को आप पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस दिन से आपका पेंशन चालू हो रहा है वो डेट यहाँ पे हम समझने के लिए 1/2/2023 को डाल दिए, सीखने के लिए आप अपना एक्चुअल डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पहले एनसीपी डेज सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे 10 डेज और 5 डेज अपने आप यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे डालते हैं पेंशनेबल सैलरी। पेंशनेबल सैलरी जैसा कि आप सभी को पता है कि 31/8/2014 के बाद पेंशनेबल सैलरी बदल गया था। पहले 6,500 रुपए पेंशनेबल सैलरी, मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी 6,500 हुआ करता था 31/8/2014 तक, और 1 सितंबर 2014 के बाद यह बढ़कर 15,000 रुपया हो गया था। तो जब भी हम पेंशन का कैलकुलेशन करते हैं तो हम दो पार्टों में करते हैं, अप टू 31/8/2014 और आफ्टर 31/8/2014, दो हिस्सों में करते हैं। 31/8/2014 से पहले के जितना भी सैलरी है उसमें मैक्सिमम 6,500 रुपये बेसिक सैलरी मानकर कैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं, और तो 31/8/2014 के बाद जो भी आपका सैलरी होगा उसमें अधिकतम 15,000 रुपये मानकर ही कैलकुलेशन किया जाएगा। आपका भले ही बेसिक सैलरी उस वक्त 20,000 रुपया होगा, फिर भी कैलकुलेशन जब होगा तो मैक्सिमम 15,000 रुपया ही कैलकुलेशन में आएगा। अगर आपका 31/8/2014 से पहले आपका भले ही बेसिक सैलरी 15,000 होगा, लेकिन मैक्सिमम कैलकुलेशन के लिए जो बेसिक सैलरी लिया जाएगा वो 6,500 रुपये लिया जाएगा। इसके बारे में कई वीडियो बना चुका हूँ, अब इसमें ज्यादा आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से जुगाड़ लगाकर और ज्यादा से ज्यादा पेंशन प्राप्त कर लिया जाए ईपीएस से, मैं उसी के बारे में उसी टॉपिक पे आता हूँ। तो यहाँ पे हम डालेंगे बेसिक सैलरी 15,000 रुपया। वर्तमान जो बेसिक सैलरी रिटायरमेंट समय है 15,000 रुपया मैंने डाल दिया, और अब यहाँ पे अपडेट एंड शो बटन पे क्लिक करेंगे। शो अपडेट कैलकुलेशन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 2,418 रुपया। इस प्रकार से आप ईपीएस के ऑथराइज वेबसाइट से आपका अप्रोक्सीमेट कितना रुपया पेंशन प्राप्त होगा उसका एक लमसम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसमें जो असली कहानी है वो कहानी आपको समझाने के लिए मैं अपने एक्सेल के सीट पे लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट बना कर रखा है आपको समझाने के लिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1965 का है, तो उसका 58 वर्ष पूरा होने के लिए 2023 सन में 2000 उसका 58 वर्ष पूरा होता है। मान लेते हैं कि उसका टोटल सर्विस जो है वो 31/8/2024 तक उसने टोटल 3,065 दिन काम किया, ठीक है। और 31/8/2000 के बाद भी वो ड्यूटी पर रहा, कंटिन्यू रहा, उसने अभी भी ड्यूटी पे था, और उसने उसके बाद वो 2023 में जाकर रिटायर होता है। तो 2014 से लेकर 2023 के बीच में उसने मान लेते हैं कि 3600 दिन काम किया, ठीक है। इस प्रकार पहले वाले पीरियड में वो 10 दिन एनसीपी डेज होता है, और दूसरे वाले पीरियड में उसका 20 दिन मान लो कि एनसीपी डेज होता है। एनसीपी डेज के बारे में आपको चाहिए, अगर अलग से अलग कुछ वीडियो चाहिए आपको नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो मैं अलग से एनसीपी डेज के बारे में वीडियो बना के आपको और दिखा दूंगा। वैसे तो मैंने वीडियो डाल कर रखा है, अगर बाई चांस आपको हमारे चैनल में वह वीडियो नहीं मिल रहा है, ढूंढने में नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं नया वीडियो भी बना कर डाल दूंगा। कोई बहुत 2-3 मिनट का वीडियो होगा बनाकर मैं डाल दूंगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि लास्ट इसमें जो कैलकुलेशन होता है वो लास्ट 12 महीने का एवरेज सैलरी, यानी कि 2014 से पहले आपका जो भी बेसिक सैलरी होगा उसके पिछले 12 महीने का बेसिक एवरेज सैलरी आपको डालना है। मान लेते हैं कि आपका बेसिक एवरेज सैलरी पिछले 12 महीने का 31/8/2014 से पहले 6,500 रुपये था, और उसके बाद फिर आपका करंट वाले पीरियड में आपका बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है। तो इस प्रकार से यदि
आप डेफर्ड पेंशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं, नो करते हैं, तो आपको डेफर्ड वाले पेंशन को जब आप नो कर देंगे तो आपका जो पेंशन बनेगा वो 2874 रुपया पर महीना बनेगा। लेकिन अगर किसी ने पेंशन के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको यह बात पता होगा कि जब भी आप फॉर्म 10D ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे एक ऑप्शन पूछता है डेफर्ड पेंशन, आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है, यस या नो सिलेक्ट करना पड़ता है। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आप 58 वर्ष के उम्र में जो पेंशन लेने वाले रहते हैं उसको 1 साल या 2 साल के लिए आप उसको स्थगित कर सकते हैं, डिफर्ड कर सकते हैं, टाल सकते हैं। तो आपको इससे फायदा क्या होगा कि आप यदि आप 1 साल के लिए टाल देंगे तो आपको 4% ज्यादा पेंशन मिलेगा, अगर आप 60 वर्ष तक टाल देंगे तो आपको 8% ज्यादा पेंशन मिलेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि मान लेते हैं कि यदि आपका उम्र जब 58 वर्ष हो गया है आपका, तो उस समय 58 वर्ष तक आपका जो टोटल सर्विस है वो 18 वर्ष का है। और जैसे ही आप उसको 60 वर्ष के लिए डेफर करते हैं, जैसे ही उसको आपने 60 वर्ष के लिए डेफर किया, तो डेफर करने के साथ साथ आप उसको विथ कंट्रीब्यूशन कर दिए। विथ कंट्रीब्यूशन का मतलब यह होता है कि आपने डेफर तो कर दिया, पेंशन को टाल तो दिया, लेकिन दूसरा एक ऑप्शन उसमें आता है कि डेफर कर दिया और आपका कंट्रीब्यूशन भी बंद कर दिया, पेंशन में पैसा जो भरना था आपका वो भरना भी बंद कर दिया। तो आपका सिर्फ 4% और 8%, अगर आपने 59 साल के लिए सिलेक्ट किया तो 4%, 60 साल के लिए सिलेक्ट किया तो 8% आपको ज्यादा पेंशन प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही साथ यदि आपने कंट्रीब्यूशन भी जारी रखा तो आपको जो पेंशन जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कितना, आपको पेंशन जो है उसमें आपको जो 2 साल का एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। क्यों 2 साल का? क्योंकि 2 साल आपने कंट्रीब्यूशन भी जारी रखा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नो करता, यहाँ पे देख सकते हैं डेफर्ड पेंशन हमने अगर नो कर दिया तो हमारा पेंशन 2874 बन रहा है। अगर हमने यहाँ पे यस कर दिया तो हमारा 3300 बन रहा है। अगर इसमें भी यस कर दिया और यहाँ यस करने के बाद विदाउट कंट्रीब्यूशन कर दिया तो ये 3100 बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा जो है कंट्रीब्यूशन बंद हो चुका है। ठीक है। अगर हम कंट्रीब्यूशन जारी रखते हैं तो हमारा क्या होगा, उसमें उसमें प्लस होते जाएगा। क्या प्लस होते जाएगा? आपका सर्विस। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आपका पेंशन का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय गुना पेंशनेबल सैलरी गुना पेंशनेबल सर्विस, पेंशनेबल सर्विस इन डेज, कितना दिन आपने नौकरी किया। तो पेंशनेबल सर्विस इन इन डेज डिवाइडेड बाय 70 इंटू 365। ठीक है। अब आप जरा सोचिए, किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट के टाइम पे 18 साल उम्र है और आपको जैसे कि पता है, 18 साल उम्र नहीं सॉरी, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे उसने 18 साल की नौकरी किया है और आपको पता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति 20 साल का नौकरी कंप्लीट कर लेता है तो उसको 2 साल का बोनस मिलता है। ठीक है। तो यदि उसने 2 साल का बोनस मिल रहा है, अगर उसने 2 साल के लिए डेफर्ड कर दिया, मैंने मतलब वो 60 साल के लिए डेफर्ड कर दिया, तो उसने 18 साल का तो सर्विस पहले ही पूरा कर चुका है और 2 साल के लिए डेफर कर दिया और साथ साथ में उसने विथ कंट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है। विथ कंट्रीब्यूशन कर दिया तो उसको 2 साल का बोनस मिल जाएगा। तो जैसे ही उसको 2 साल का बोनस मिलेगा, जैसे ही उसको 2 साल का बोनस मिलेगा, तो इसमें हम 2 साल का मतलब होता है 730 दिन, 730 दिन प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं उसका पेंशन कितना मिलेगा, 3731 रुपया। देख रहे हैं ना, डेफर्ड में आप थोड़ा सा दिमाग लगा दिए, आपने 2 साल के लिए डेफर्ड कर दिए और 2 साल डेफर्ड करने के बाद आपने आपका उम्र अगर 18 साल का, अभी उस समय सॉरी 58 साल की उम्र में आपका सर्विस 18 साल कंप्लीट हुआ है या 19 साल का ही कंप्लीट हुआ है, 1 साल आपका बैलेंस बचा हुआ है 20 साल होने में, तो आप अगर 1 साल के लिए पेंशन को डेफर कर देते हैं तो आपका 20 साल सर्विस पूरा हो जाएगा। और जैसे ही आपका 20 साल सर्विस पूरा होगा तो आपका 2 साल बोनस
आपको मिल जाएगा, 2 साल बोनस मिल जाएगा। तो जैसे ही 2 साल आपको बोनस मिलेगा तो 2 साल का मतलब होता है 730 दिन। तो 730 दिन के हिसाब से आपका सर्विस जो हो जाएगा, टोटल जो डेज आपका, मान लीजिए कि आपने टोटल सर्विस काम किया 7395, आपने टोटल सर्विस काम किया, मान लेते हैं यहाँ पे 730 मैंने माइनस कर दिया, तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि ये देखिए आपका टोटल सर्विस जो है रहा है इक्वल टू 6665 गुना 15,000, जो भी आपका फॉर्मूला है आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि डेफर्ड पेंशन से आपको कितना लाभ मिल सकता है। और इस तरह से आप इस ये जो मैंने एक्सेल सीट में कैलकुलेशन करने का जो ये मैंने फार्मूला बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड करके आप अपना भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं यह इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर कई बार ऐसे भी लोग करते हैं कि 50 साल की उम्र में ही पेंशन चालू कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 50 वर्ष की उम्र में आप पेंशन चालू कर सकते हैं। तो जब यदि आप 50 वर्ष की उम्र में पेंशन चालू करते हैं तो 58 वर्ष से पहले जितना वर्ष पहले आप चालू करेंगे पेंशन, जैसे आपने 51 में किया, 52 में किया, जितना वर्ष पहले करेंगे उतना वर्ष के हिसाब से 4% प्रति वर्ष के हिसाब से आपको कम पेंशन प्राप्त होगा। तो आप जैसे बहुत सारे लोगों को आजकल हमें कमेंट करते हैं कि सर मुझे 700 पेंशन मिल रहा है, 800 पेंशन मिल रहा है, 900 पेंशन मिल रहा है। इसका कारण यही है कि आपने ईयरली पेंशन चालू कर लिया है। ईयरली पेंशन अगर आप चालू कर लेते हैं तो आपको पेंशन बहुत कम मिलेगा। वैसे मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया है। अगर आपने 58 वर्ष का आपका उम्र पूरा हो गया, 58 वर्ष की उम्र में अगर आप पेंशन के लिए ये करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया मिलेगा। भले आपका कैलकुलेशन में 700 रुपया बनने दीजिए, कैलकुलेशन में 600 रुपया बनने दीजिए, लेकिन आपको जो पेंशन प्राप्त होगा वो मिनिमम 1,000 रुपया प्राप्त होगा। वैसे पेंशन बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका विधवा पेंशन होता है, बाल पेंशन होता है, आश्रित पेंशन है, बहुत सारे पेंशन। ईपीएस द्वारा मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होनी चाहिए वो 10 साल की नौकरी, 10 साल की नौकरी के साथ साथ आपका ईपीएस में 10 साल का कंट्रीब्यूशन, और आपका उम्र कम से कम 50 वर्ष पूरा होना चाहिए, तब आप ईपीएस से पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि खुदा न खास किसी मेंबर को बीच में ही उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके आश्रित को, उसके परिवार को, उसका जो जितना उस समय पेंशन बन रहा था उसका आधा उसके परिवार को दिया जाता है। उसी प्रकार उसके 2 बच्चे को जिसका उम्र 25 वर्ष से कम है उनको भी साथ साथ में पेंशन देने की प्रावधान है। पहले जो सिस्टम था वो था कि रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन मिलता था, लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं है। आप काम करने के दौरान भी पेंशन चालू कर सकते हैं। यदि आपका उम्र और पूरा हो गया है और आपने 10 वर्ष की सर्विस पूरा कर लिया है तो आप ड्यूटी करने के दौरान ही अपना पेंशन भी चालू कर सकते हैं। साथ ही यदि आप किसी आपके साथ में घर पे कोई नॉमिनी में नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपका शादी नहीं हुआ है, तो आप अपने माता पिता को भी जो आपके आश्रित के रूप में उनको पेंशन के रूप में, अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप उनको चालू करवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है इसमें 2 ऑप्शन दिया रहता है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब बहुत सारा सिस्टम होता है इसमें, और ये बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल इजी तरीका है, आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजी तरीका है कैलकुलेशन करना, जैसे मैंने आपको एक्सेल शीट में करके दिखा दिया था। और आप ईपीएफओ के वेबसाइट पे भी जाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने जो एक्सेल शीट बनाया है, ये एक्सेल शीट भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हैं। आप जब भी आप फॉर्म 10D ऑनलाइन अप्लाई करें तो वहां पे जो आपका डेफर्ड वाला ऑप्शन है उस पे विशेष रूप से आप ध्यान दें। अगर आपको जरूरत है तो 18 वर्ष पे ही चालू कर लें, अगर नहीं है तो आप पॉसिबल है तो आगे डेफर्ड कर सकते हैं। कंडीशन, ऐसे कंडीशन में जब आपका सर्विस 19 साल और 18 साल पूरा हो गया है, वैसे कंडीशन में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही आपका 18 साल 19 साल पूरा होता है तो आप यदि 2 साल और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको, सिर्फ 2 साल कंटिन्यू करेंगे तो 2 साल का आपको बोनस सर्विस मिल जाता है। इससे आपका पेंशन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप ईयरली पेंशन लेते हैं 50 वर्ष की आयु में जब पेंशन चालू करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। वहां पे आपको बहुत कम पेंशन मिलता है, और इतना कम पेंशन मिलता है कि आपको 1,000 रुपए से कम भी चला जाता है पेंशन। इसलिए कोशिश करें, अवॉइड करें कि आपको ईयरली पेंशन ना मिले। अगर जरूरत है तो करें, अगर ज्यादा जरूरत है तो नहीं, अगर चलने लायक है तो आप 58 वर्ष के बाद ही आप पेंशन लेने की कोशिश करें।
आशा करता हूँ यह विधि और यह तरीका, यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया वो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो मैं ये जो शीट है, ये शीट एक्सेल शीट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करता हूँ। आप डाउनलोड करके अपना कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं, और इसको चलाने में कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं जो है जो ईपीएफओ का वेबसाइट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देता हूँ। आप लिंक पे क्लिक करके आप जो ईपीएफओ का कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन को भी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर